ये वाला क्वेश्चन तो हो गया था ना 25 वाला, आ गया था समझ में। लास्ट वाला क्वेश्चन करवाया था, रिपीट करूं क्या इसको या हो गया था कल वाले टॉपिक में? चलो तो फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक देखो, लॉगरिथम। देखो चैप्टर है, इस चैप्टर की फोर्थ यूनिट दे रखी है लॉगरिथम। करें स्टार्ट अब? देखो सबसे पहले लॉगरिथम फंक्शन ये होता क्या है, इस फंक्शन को समझते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इस फंक्शन को समझेंगे, क्योंकि ये वाला जो फंक्शन दे रखा है, जिसके नॉन मैथ रही है उसने एक बार भी नहीं पढ़ा, जिसके मैथ्स रही है उसने इसका बेसिक जो इसकी जो बेसिक जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो प्रॉपर्टीज आप लोगों ने पढ़ी हैं। बाकी इस टॉपिक की रियलिटी क्या है वो नहीं पता। ठीक है, जिसके मैथ रही है उसके कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह होती हैं जिनकी हेल्प से हम लोग लॉगरिथम को सॉल्व करते हैं। लॉगरिथम के जो क्वेश्चंस आते हैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के अंदर, तो वो प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ी है। ठीक है, और जिसके नॉन मैथ रही है उसने एक बार भी नहीं पढ़ा, तो इस टॉपिक को पूरा देखें। अब पहले टॉपिक की अपन बात कर लेते हैं। जो टॉपिक दे रखा है लॉगरिथम, देखो वैसे तो ये बहुत ज़्यादा डीप में है। अगर अपन इसके रियलिटी पे जाने लग गए तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा डीप में है और इसमें काफ़ी मैटर होता है। बट हम लोग पढ़ेंगे इसको एज ए सीए फाउंडेशन मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, कि अपने को अपने जो सिलेबस के अंदर जो दे रखा है इसके अंदर कि मतलब लॉगरिथम के अंदर क्या क्या टॉपिक्स दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ऐसे तो इसके अंदर मैटर बहुत ज़्यादा है, बट पूरे मैटर के अंदर चले जाओगे तो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, और जो अपने सिलेबस में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं हम लोग। क्या क्या अपने को पढ़ना है, किस टाइप के अपने एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो सारी चीज़ें कवर करेंगे बस। तो सबसे पहले एक बार थोड़ा फंक्शन को बेसिकली हम लोग देख लेते हैं। जैसे पहले फंक्शन को समझो। जो लॉगरिथम होता है इसकी क्या टर्म कंडीशंस होती हैं पहले इसको क्लियर करते हैं। y इज इक्वल्स टू, एक फंक्शन ले रहा हूं लॉग का, y इज इक्वल्स टू लॉग, मैंने यहाँ a लिख दिया और यहाँ पे x लिख दिया। ठीक है, y इज इक्वल्स टू लॉग, यहाँ मैंने a लिखा है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, x लिखा है। इसका मतलब ये है, देखो यहाँ पे ये जो a लिखा हुआ है ना, इस a का मतलब है कि ये log का क्या है, बेस है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। a का मतलब है ये log का क्या दे रखा है, बेस दे रखा है। इस x का मतलब होता है, x को हम लोग बोलते हैं डोमेन। अब डोमेन क्या होता है इसके बारे में आप लोगों को बता रहा हूं। x का मतलब क्या होता है, डोमेन। x को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। और a यहाँ पे क्या होता है, बेस होता है। और ये जो y दे रखा है ना इधर, इस y को हम लोग बोलेंगे रेंज। ठीक है, a तो यहाँ पे क्या है, बेस, x यहाँ पे क्या है, डोमेन, और y यहाँ पे क्या है, रेंज है। पहले फंक्शन को क्लियर करो। मतलब आधो को तो ये पता नहीं है कि ये यहाँ पे अगर कोई वैल्यू लिख देता है, जैसे log 3 बेस यहाँ 2 लिख दिया, तो इस 3 का क्या मतलब है, ये क्यों आया है। ठीक है, तो टॉपिक तो स्टार्ट होता रहेगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। पहले फंक्शन को हम लोग क्लियर करते हैं कि फंक्शन है क्या। ठीक है, और टॉपिक को हम लोग लेके चलेंगे सीए फाउंडेशन की जो मैथमेटिक्स है उसी के अकॉर्डिंग। ज़्यादा डीप में भी नहीं जाना है और ज़्यादा मैटर भी नहीं करना है, जो अपना मेन पॉइंट है उसके ऊपर चलते हैं बस। फंक्शन लिखा मैंने y इज इक्वल टू लॉग ए बेस x। इस a को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस। x का मतलब यहाँ पे क्या है, x को क्या बोलेंगे, डोमेन। और y का मतलब क्या होता है, रेंज होती है। अब ये अपने पास बेस, तो देखो लॉग का कोई ना कोई बेस साथ में चलेगा। डोमेन का मतलब ये होता है कि यहाँ जो x है इसकी जगह हम लोग क्या क्या वैल्यूज पुटअप कर सकते हैं जिसके लिए फंक्शन डिफाइन रहे। अब जैसे डोमेन को अगर आप लोगों को समझना है तो एक बार हम लोग वापस अलजेब्रा मैथमेटिक्स के अंदर आते हैं। जैसे कि अपने को मान लो कोई फंक्शन ऐसे दे रखा हो, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x-2, ये अपने को फंक्शन दे रखा है। मैं इस x की जगह कोई भी रियल नंबर पुट कर सकता हूं, बट क्या नहीं पुट कर सकता, मैं इसके अंदर 2 पुट नहीं कर सकता। मैं इस x की जगह कोई भी रियल नंबर को पुटअप कर सकता हूं, जैसे 1 5 3 7 8
9 10 -2 -4 इस तरीके से कोई भी रियल नंबर मतलब एनी रियल नंबर। मतलब यहाँ पे जो एक मैंने फंक्शन लिया है, थोड़ा ध्यान से समझना इस चीज को क्योंकि ये टॉपिक नया है और क्वेश्चन भी आते हैं इससे, हर बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, मैंने एक अलजेब्रिक फंक्शन लिखा एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x-2। ठीक है, 1/x-2 ये मैंने फंक्शन लिखा। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि मुझे आप ये बताओ कि मैं इस x की जगह क्या क्या वैल्यू पुटअप कर सकता हूं। तो क्या क्या वैल्यू पुटअप कर सकते हैं? एनी रियल नंबर, मतलब कोई भी रियल नंबर, बट उन रियल नंबर में क्या नहीं आएगा? 2 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अगर मैं यहां पे 2 पुटअप कर देता हूं तो 1/2 - 2 क्या बनेगा? 1/0। और 1/0 बनने का मतलब 1/0 क्या होता है? अनडिफाइन होता है, डिफाइन ही नहीं होगा। तो ये क्या होता है? अनडिफाइन होता है। इसका मतलब ये हो गया कि इस फंक्शन का जो डोमेन है, ये जो फंक्शन अगर अपने को दे रखा है 1/x-2, इसके डोमेन का मतलब क्या है? इसके डोमेन का मतलब है कि आप इस x की जगह एनी रियल नंबर पुट कर सकते हो, बट उन रियल नंबर में से आप माइनस, ये माइनस का साइन है, क्या नहीं रख सकते? उसमें से आप लोग 2 नहीं रख सकते हो। मतलब इसका डोमेन एनी रियल नंबर बट नॉट 2, मतलब 2 नहीं आएगा, उसके अलावा कोई भी रियल नंबर आ जाएगा। बात समझ में है मेरे डोमेन क्या होता है? तो ये जितनी भी वैल्यू होती है ना रियल नंबर के अंदर, रियल नंबर में जितनी भी वैल्यू होती हैं वो सारी वैल्यू इसके किस में आ जाएंगी? डोमेन में। किसको छोड़कर? 2 को छोड़कर, 2 नहीं आएगा। ठीक है, अब जैसे मैं एक फंक्शन और लिखता हूं एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x-5, और मैंने आपको ये पूछ लिया कि इसका डोमेन बताओ कितना होगा। एनी रियल नंबर, बट क्या पुटअप नहीं कर सकते हो? 5 पुटअप नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये मतलब होता है डोमेन का। डोमेन का मतलब क्या होता है? जो वेरिएबल होता है ना, उस वेरिएबल की जगह हम लोग क्या क्या वैल्यूज पुटअप कर सकते हैं, जो वैल्यू फंक्शन को क्या बनाती हो? डिफाइन बनाती हो, मतलब उसको अनडिफाइन नहीं बना दे। ठीक है, बात समझ गए? अब जैसे x इज इक्वल्स टू 2 नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि 2 इसको क्या बना देगा? अनडिफाइन बना देगा। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, तो ये होता है डोमेन का मतलब। क्लियर? डोमेन क्या होता है? मतलब डोमेन वेरिएबल की ऐसी वैल्यूज होती हैं जो फंक्शन को क्या बनाए रखती हैं? डिफाइन बनाती हैं। ठीक है, और जो वैल्यू अनडिफाइन बनाती है वो डोमेन के अंदर इंक्लूड नहीं होती है। उसके बाद मैंने एक यहां पे वर्ड लिखा है रेंज। अब इस रेंज का क्या मतलब होता है? इसको भी देखो, क्लियर करो इस फंक्शन से, बाद में चलेंगे लोग पे। जैसे मैंने इसके अंदर x इज इक्वल्स टू 1 पुट किया, तो एफ एक्स की मेरे को क्या वैल्यू मिलेगी? 1/1 - 2, 1/-1 वैल्यू कितनी आ गई? -1। फिर मैंने x इज इक्वल्स टू में 2 तो इसमें पुटअप कर ही नहीं सकता, तो मैंने क्या पुट कर लिया? 3 पुट कर दिया। ठीक है, और जब मैंने इसमें x इज इक्वल्स टू 3 पुट किया तो मेरे पास एफ एक्स कितना आ जाएगा? 1/1 - 3। ठीक है, 1/1 - 3, और इसको सोल्व करेंगे तो 1/-2 वैल्यू कितनी आ गई? -2 आ गई। आई बात समझ में? क्या रख दिया मैंने? अच्छा, उल्टा रख दिया क्या? वो ध्यान और कहीं पे चला गया था। चलो कोई नहीं, सही करते हैं। 3 - 2, ठीक है, 1/3 - 2 क्या वैल्यू आ जाएगी? 1/1, और वैल्यू क्या आएगी? 1 आ जाएगी। ठीक है, और रख के देख लो, चाहे x इज इक्वल्स टू मैंने 5 पुटअप कर दिया तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू बनेगा 1/5 - 2, ये आ जाएगा 1/3। ठीक है ना, और 1/3 का मतलब 1/3 रहेगा। तो मेरे कहने का मतलब, जितनी भी डोमेन के अंदर वैल्यूज दे रखी हैं उन वैल्यूज को पुटअप करने पर फंक्शन की अपने को क्या क्या वैल्यूज मिल रही हैं, ये वैल्यूज क्या होती है? रेंज होती है। अब ऐसे तो वैल्यू रखते जाओ आप लोग, बहुत सारी वैल्यू है, और ऐसे वैल्यू पुटअप करने पे अपने पास अलग अलग वैल्यूज अपने को मिलती जाएंगी। तो ये जितनी भी सारी वैल्यूज आती हैं, ये वैल्यू किसके अंदर आती है? रेंज के अंदर आती है। बात समझ में? डोमेन और रेंज का क्या मतलब होता है? डोमेन का मतलब क्या बताया मैंने, क्या होता है? जो फंक्शन को क्या बनाता है? डिफाइन बनाता है। रेंज का मतलब क्या होता है? डोमेन की वैल्यू पुटअप करने पर, डोमेन की वैल्यू पुटअप करने पर
फंक्शन की क्या क्या वैल्यू आती है, जितनी भी वैल्यू आती है वो सारी वैल्यू किसके अंदर होती हैं, रेंज के अंदर होती हैं। क्लियर? ये तो था मैंने समझाने के लिए अलजेब्रिक फंक्शन काम में लिया है, तो इससे तो एक बार अपने को मतलब नहीं है। हम लोग पढ़ रहे हैं लॉगरिथम फंक्शन, तो हम लोग लॉग के लिए पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो मैंने फंक्शन लिखा y इज इक्वल्स टू लॉग ए बेस एक्स। एक्स का मतलब क्या होता है, डोमेन, और a का मतलब क्या होता है, बेस होता है। अब इनकी कंडीशंस क्या क्या होती हैं, कंडीशन क्लियर रखना। लॉगरिथम वाले फंक्शन का जो डोमेन होता है x, ये ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होता है, जीरो। लॉगरिथम फंक्शन का जो डोमेन होता है, डोमेन ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो। मतलब इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन क्या रहेगी, जीरो रहेगी। जीरो से ज्यादा ही रहेगी, न तो जीरो होगी और न ही इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। क्लियर है? ये तो किसकी कंडीशन होती है, डोमेन की। उसके बाद एक होता है बेस। बेस की कंडीशन होती है कि बेस भी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होता है। ठीक है ना? जो लॉग का बेस होता है ना, बेस ऑफ लॉगरिथम, ये भी ऑलवेज क्या रहेगा, ग्रेटर देन जीरो। बट ए नॉट इक्वल्स टू क्या रहेगा, वन। मतलब बेस कभी भी वन नहीं होगा। ग्रेटर देन जीरो के अंदर वन इंक्लूड होता है। मेरी बात समझना, देखो मैंने क्या लिखा है, जो बेस होता है वो ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो। और ग्रेटर देन जीरो का मतलब है कि इसके अंदर वन क्या है, इंक्लूड है। ठीक है, बट बेस जो होता है ना, उस वो हमेशा नॉट इक्वल टू वन होता है। मतलब ग्रेटर देन जीरो में जितनी भी वैल्यू होती है और सभी वैल्यूज आ जाएंगी, बट कौन सी वैल्यू नहीं आएगी, वन नहीं आएगी। ये किसकी कंडीशन होती है, बेस की कंडीशन होती है। तो डोमेन ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो, और बेस क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो बट नॉट इक्वल्स टू वन। कल को कोई एमसीक्यू क्वेश्चन बना के दे दे इस टाइप का कि बेस की कंडीशन लिखो, ऑप्शन में, ऑप्शन के अंदर दे रखा हो बेस क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो, नॉट इक्वल टू क्या होता है, वन होता है। ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, फंक्शन को समझने के लिए थोड़ा सा मैंने ये बताया आप लोगों को। और रही बात रेंज की, तो देखो रेंज अपने को मिलती जाएगी, जैसा बेस और डोमेन होगा उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यूज आती जाएंगी, वो वैल्यू किस में आती जाएंगी, रेंज के अंदर आती जाएंगे। नहीं, ग्रेटर देन जीरो है। ग्रेटर देन जीरो का मतलब ये होता है, जैसे 0.5 है ना, ये भी इंक्लूड है। ठीक है, और अगर आप ग्रेटर देन वन लिख दोगे तो फिर वन से आगे की वैल्यू स्टार्ट होंगी, जैसे 1.1, 1.2 ऐसे। तो ग्रेटर देन जीरो रहेगा। अब ग्रेटर देन जीरो के अंदर आगे जैसे अपन चलेंगे ना, 0.1, 0.2, बाकी इनके बीच बीच में इनफाइनाइट, इनके बीच में भी इनफाइनाइट वैल्यू होती है, 0.3। तो इसमें एक वैल्यू वन आती है, तो वो वन इंक्लूड नहीं है बस, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो अपने सिलेबस में क्या क्या है, पहले वो सुनो ध्यान से। ये तो था लॉग फंक्शन, जिसका थोड़ा बेसिक मैंने आप लोगों को बताया है। हम लोगों को प्रॉपर्टीज पढ़नी है। ठीक है, लॉग की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, वो प्रॉपर्टीज हम लोगों को पढ़नी है। उन प्रॉपर्टीज के अलावा अपने को लॉग वाले फंक्शन को सिंप्लीफाई करना सीखना है। सिंप्लीफाई करने के लिए अपने को कुछ वैल्यू जो होती हैं उनको लर्न रखना है, कुछ को हम लोग कैलकुलेटर से कर लेंगे। जैसे डेसिमल वैल्यू आएगी तो उसको कैलकुलेटर से कर लेंगे। ठीक है, एक दो वैल्यू हम लोग लर्न रखेंगे ओरली, क्योंकि बार बार काम में आती है, तो बार बार कैलकुलेटर भी ठीक नहीं है। और कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो पहले हम लोग प्रॉपर्टीज पे चलते हैं ताकि अपना बेस और क्लियर हो जाए। प्रॉपर्टी सीखने के बाद हम लोग वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं उस चीज़ को कवर करेंगे। ठीक है, अब आ जाओ अपने सिलेबस वाले टॉपिक के ऊपर। फंक्शन क्लियर है ना, ये बात तो समझ गए ना कि बेस क्या होता है, डोमेन क्या होता है, किस तरीके से लिखते हैं। जैसे लॉग ए बेस क्या है, एक्स है। लॉग बेस कितना है, ए, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक्स। एक्स का मतलब होता है डोमेन, और ए का मतलब क्या होता है, बेस होता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी, लॉग ए बेस एम प्लस लॉग ए बेस एन। लॉग का बेस वन नहीं होता, क्यों नहीं होता, इसका रीजन भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, और बेस के अंदर क्या क्या होता है, जैसे एक तो कॉमन बेस होता है, एक नेचुरल बेस होता है, तो वो सारी चीजें बाद में डिस्कस होती रहेंगी। ठीक है, एक बार हम लोग प्रॉपर्टीज वगैरह देख लेते हैं, उसके बाद डिस्कशन करेंगे। लॉग ए बेस एम प्लस लॉग ए बेस एन,
मतलब log दे रखा हो, और एक चीज का ध्यान रखना, बेस ऑलवेज कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ बेस क्या लिखा, ए लिखा, और यहाँ भी बेस मैंने क्या लिखा है, ए लिखा है। अगर log का बेस सेम हो और बिटवीन किसका साइन हो, प्लस का साइन हो, तो जो डोमेन होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई। मतलब ये प्रॉपर्टी क्या बन जाएगी, log ए बेस एम इंटू एन हो जाएगी। और प्रॉपर्टी हमेशा log वाली बोथ साइड चलती है। मतलब इस वाले टर्म को तो आप ये लिख सकते हो और इधर वाले को वापस ये लिख सकते हो, तो इस तरीके का साइन लगा लेना मिड में, ठीक है ना। इनके बिटवीन ये साइन लगा लेना। इस साइन का मतलब है कि जो प्रॉपर्टी है वो बोथ साइड से लिखती है। इधर वाले टर्म को ये लिख सकते हैं और इधर वाले टर्म को वापस ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो लो फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है, log a बेस m प्लस log a बेस n इज इक्वल्स टू क्या होता है, log a बेस mn होता है। मतलब डायरेक्ट इसको नॉर्मल लैंग्वेज में तैयार रखो, रटने की जरूरत नहीं है। आप इतना तैयार रखो log का बेस सेम हो और बिटवीन किसका साइन हो, प्लस का। प्लस का साइन होता है तो डोमेन क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। और बिटवीन अगर माइनस का साइन होता है तब क्या हो जाता है, डिवाइड। कैसे देखो, जैसे मैं सेकंड प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, log a बेस m माइनस log a बेस n, ये होता है log a बेस m अपॉन n। प्लस का साइन है तब तो किसका साइन आ जाएगा इनके बिटवीन, मल्टीप्लाई का। और माइनस का साइन है तो किसका साइन आ जाएगा, डिवाइड का आ जाएगा। दोनों प्रॉपर्टी कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल साथ में लेके चलें या लास्ट में करोगे, लास्ट में ही कर लेना है ना, एक बार प्रॉपर्टी सीख लो आप लोग पहले। बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। जो कंटेंट बता रहा हूँ लैंग्वेज, नॉर्मल लैंग्वेज से तैयार रखो, रटने की जरूरत नहीं है, रटना मत बिल्कुल भी। रटोगे भूल जाओगे बाद में। नॉर्मल लैंग्वेज में तैयार रखो। क्या लैंग्वेज है, बेस सेम होना चाहिए, और बिटवीन प्लस का साइन है तो किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में। और बेस सेम होना चाहिए, बिटवीन माइनस का साइन है तो किस में जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। क्लियर। उसके बाद देखो टू प्रॉपर्टी और पढ़ेंगे, एक बार सामने देखना, नोट आप लोग बाद में कर लेना, मैं टाइम दे दूंगा आप लोगों को। log a बेस m की पावर n दे रखी है। अगर डोमेन वाली टर्म पावर के अंदर आती है, बात समझना देखो, अगर डोमेन वाली टर्म किस में आती है, पावर में आती है। जैसे यहां कुछ भी लिख सकता है, 2 की पावर 4 लिख दिया मान लो, 5 की पावर 3 लिख दिया। डोमेन की जो टर्म होती है ना, डोमेन वाली जो टर्म है, ये किस में आ जाए, पावर में आ जाए। पावर हमेशा पहले आ जाती है। जैसे पावर कितनी दे रखी है, n, तो n पहले आ जाएगा, log बेस a ऐसा का ऐसा रहेगा, और यहां क्या रह जाएगा, m रह जाएगा, ठीक है। डोमेन की टर्म अगर पावर में दे रखी है तो पावर क्या हो जाती है, पहले आ जाती है। और इसका इनवर्स सीखें, अगर यहां पर log के साथ मल्टीप्लाई में जो टर्म दे रखा है, इस टर्म को वापस हम लोग कहां लेके जा सकते हैं, इसकी पावर में भी लेके जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा साथ साथ देखो एक बार, जैसे log 3 बेस 2 की पावर 4 लिखा हुआ है, तो इस टर्म को हम लोग लिख सकते हैं 4 log 3 बेस 2, ठीक है। और इस वाले टर्म को वापस ऐसे भी लिख सकते हैं, log 3 बेस 2 की पावर 4। क्लियर। अगर ये लिखा हुआ हो x log 2 बेस 5, तो इसको अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, log बेस 2 5 की पावर x, ठीक है। मतलब डोमेन की टर्म अगर पावर में होती है तो पावर पहले भी आ जाती है, ठीक है। और पावर पहले दे रखे तो वापस हम लोग इसको डोमेन की पावर के ऊपर भी लेके जा सकते हैं। प्रॉपर्टी बोथ साइड चलती है। तो क्या सीखा आपने, डोमेन की टर्म अगर पावर में है तो पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में आ जाएगी। किस में आ जाएगी, आगे आने का मतलब मल्टीप्लाई में हो गया, ये एन किस में हो गया, मल्टीप्लाई के अंदर। अब इसके साथ एक प्रॉपर्टी और है, वो है बेस की। जैसे log ए बेस, और बेस की टर्म किस में दे रखी हो, पावर में, और यहाँ m मैंने डोमेन लिख दिया। मतलब बेस वाली टर्म किस में दे रखी हो, पावर में। बेस की टर्म हमेशा डिवाइड में आती है। जैसे log a बेस m, ये तो रहेगा ही रहेगा,
और जो बेस की पावर दे रखी है एन, वो किस में आएगी, डिवाइड में आएगी, मतलब इसके अपोन में एन आएगा, जिसको हम लोग लिख देते हैं 1/n। एक ही बात है। नहीं दे रखी तो सीख लो। डोमेन की टर्म पावर में है तो पावर किस में आ जाएगी, मल्टीप्लाई में। और बेस की टर्म अगर पावर में दे रखी है तो किस में आ जाएगी, डिवाइड में। ठीक है, दोनों प्रॉपर्टी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। एग्जाम्पल ले लो इसका, है ना। क्या हुआ, बुक में नहीं दे रखी, कोई बात नहीं, बुक की जरूरत नहीं पड़ती है। बुक की जरूरत अपने को केवल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पड़ती है, भाई कंटेंट जो बता रहा हूँ ना वो तैयार करो बस आप लोग। ठीक है, प्रॉपर्टी काम आएगी ये। देखो इसका एक एग्जांपल देख लो ताकि ये चीज क्लियर हो जाए। ये बताओ पहले तो ये श्योर करवाओ कि ये ऊपर वाली जो 3 प्रॉपर्टीज हैं, इनके एग्जांपल की जरूरत है क्या, और क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लास्ट वाली प्रॉपर्टी का एक एग्जांपल देखो, थोड़ा एक मिनट थोड़ा समझ के चलना, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन डीप का ही ले रहा हूँ। जैसे log 16 और यहाँ 2 है। अब सॉल्यूशन करने के लिए क्या है कि हम लोग बेस और डोमेन को सेम बनाने की कोशिश करते हैं। ये आगे आएगा कंटेंट, एक बार पहले इसकी बात ही आगे तो मैं इसको लेके चल रहा हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग बेस और डोमेन को सेम बनाने की कोशिश करते हैं। सेम बनता है तो अपना सॉल्यूशन हो जाता है, सेम नहीं बनता है तो हम लोग इसमें एक प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं जिसको बोलते हैं बेस चेंजेस प्रॉपर्टी, अभी आगे आएगी। तो जैसे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो इसको 16 का मेरे को पता है, मैं 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ, और यहाँ 2 है ही। अब इसका सॉल्यूशन तभी होगा जब ये 4 यहाँ से हटेगा, और 4 किसकी पावर में दे रखा है, बेस का टर्म आ रहा है पावर में, तो 4 तो पहले आ जाएगा 1/4, मतलब बेस की पावर है तो डिवाइड में आएगी, तो 1/4 कर दिया मैंने। और पीछे क्या रह जाएगा, log बेस 2, क्योंकि पावर आगे जा चुकी है, और यहाँ क्या रह जाएगा 2। अब इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, क्यों होती है वो आगे आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी काम में लेंगे हम लोग। ठीक है ना, तो दोनों प्रॉपर्टी क्लियर करो। डोमेन की टर्म पावर में है तो इनटू में आएगी, और बेस की टर्म पावर में है तो डिवाइड में आएगी। एग्जाम्पल लिख लो अगर थोड़ा समझना हो प्रॉपर्टी को, प्रॉपर्टी के आगे ब्रैकेट लगा के एग्जाम्पल लिख लो साथ में। ये प्रिपरेशन करते हो ढंग से किया करो, स्टेप्स का नॉलेज होना चाहिए, कम पढ़ो बट अच्छा पढ़ो, बात ये है। भाई क्या होगा, 2 चैप्टर कम भी पढ़ लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एन्युटी करनी ही करनी है, उसके बारे में किसी को कुछ सोचना ही नहीं है, एन्युटी करनी है। और एन्युटी का मैथ से कोई लेना देना वैसे है भी नहीं, ये भी आप लोगों को पता है। ठीक है, हालांकि टॉपिक है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, फिर एन्युटी में प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, सिंकिंग फंड, इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, सीएजीआर है, ऐसे टॉपिक्स तो हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। बट उसका मैथ से वैसे कोई लेना देना नहीं है, उसकी कैलकुलेशन समझ में आनी जरूरी है। तो एन्युटी तो करनी ही करनी है, और उसके अलावा चैप्टर आप लोगों को साथ में और भी तैयार करने पड़ेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है चाहे 2 चैप्टर कम पढ़ लेना, मैं एन्युटी तो कंपलसरी है तैयार करना, इसके अलावा चाहे 2 चैप्टर कम पढ़ लेना, बट जो चीज पढ़ते हो ना वो अच्छे तरीके से पढ़ो। ये आधा अधूरा नॉलेज नहीं कि यार क्वेश्चन लॉग वाला टॉपिक तैयार भी कर लिया और खुद के मन में श्योरिटी भी नहीं है कि क्या पता अपना सही करके आएंगे कि नहीं करके आएंगे, ये नहीं होना चाहिए। जिस टॉपिक के लिए श्योर हो वो सही जाएगा अपना। और उसके बाद एक थोड़ा पेपर का भी नॉलेज रखा करो। जैसे मैंने लास्ट ईयर भी आप लोगों को बताया था, लास्ट बैच के अंदर ही मैंने आपको बताया था कि कुछ बच्चों ने मेरे को ये बोला था कि सर डिफेंस सेशन छोड़ देते हैं, क्योंकि हम लोगों के मैथ नहीं रही है तो हम लोग डिफेंस सेशन नहीं करेंगे। फिर मैंने कुछ उनको ये समझाया कि आप बेसिक डिफेंस सेशन जरूर सीखो, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन बेसिक के आते हैं। ठीक है, और बेसिक डिफेंस में कितना टाइम लगेगा भाई, आगे एडवांस जो लेवल अगर नहीं समझ में आता तो कोई बात नहीं, बट बेसिक अगर डिफेंस सेशन आप लोग टर्म का सीख लोगे तो वो बेसिक वाले क्वेश्चन तो आप लोग करके ही आओगे।
भाई 3 या 4 क्वेश्चन अगर जो भी आते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि 4 के 4 क्वेश्चन ही लेन दिए आ गए, उसमें से 1 2 क्वेश्चन नॉर्मल भी आएंगे। और नॉर्मल क्वेश्चन सोल्व करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है अगर आप लोगों को बेसिक आता है तो। और अब की ये कहानी हो गई इस सिलेबस की कि इसके अंदर लिमिट कंटिन्यूटी डाल रखी है चैप्टर 7 में। पहले सेट फंक्शन रिलेशन था और अब सेट फंक्शन रिलेशन के साथ लिमिट कंटिन्यूटी वाला टॉपिक भी है। तो हम लोग लिमिट्स पढ़ेंगे, और लिमिट्स पढ़ेंगे तो कुछ क्वेश्चन सिंपल दे रखे हैं उनकी तो डायरेक्ट वैल्यू आपको फाइंड करना सिखा दूंगा। बट कुछ क्वेश्चंस के अंदर 0 बाई 0 फॉर्म बनती है, और 0 बाई 0 फॉर्म को हटाने के लिए ना हम लोग अब सारे कंटेंट तो अप्लाई कर नहीं सकते हैं। जिसमें इजी वे में हटेगी उसमें तो मैं इजी वे में बता दूंगा कि इस टाइप का क्वेश्चन होता है, उसको तो आप लोग इस तरीके से टैकल कर सकते हो। बट कुछ क्वेश्चन इजी वे के नहीं होते, उसमें हम लोग 0 बाई 0 फॉर्म के अंदर डिफरेंशिएशन यूज में लेते हैं। तो बेसिक डिफरेंशिएशन तो देखो आप लोगों को थोड़ा तैयार करना ही है ताकि वो टॉपिक भी साथ में तैयार हो। तो लिमिट कंटिन्यू बाद में पढ़ाई जाएगी जब वो टॉपिक बेसिक सीखने के बाद। पहले ये था नहीं टॉपिक, इस बार वापस इंक्लूड किया है, पहले सीपीटी में चलता था ये। तो टॉपिक तो वही है, चेंजमेंट तो कुछ किया नहीं है, क्वेश्चंस वगैरह तो वही वापस वही दे रखे हैं जो सीपीटी में थे। ठीक है, बट बेसिक सीखना मेरे कहने का मतलब ये है ताकि कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन टैकल हो। अब यही आप लोग कमी छोड़ देते हो। अब हर चैप्टर जैसे आप लोग मान लो आज फर्स्ट चैप्टर तैयार कर रहे हो तो एक क्वेश्चन तो लेंथ ही मिलेगा आप लोगों को। अगर वो लेंथ क्वेश्चन नहीं हुआ तो आप तो श्योरिटी करके बैठे थे ना फर्स्ट चैप्टर की, तो 1 नंबर अपना कम हुआ, उस नंबर को कहाँ से बढ़ाओगे भाई। डिफरेंशिएशन पूरा तो नहीं आता बट बेसिक तो आता ही है। तो उसमें से एक क्वेश्चन अगर अपने को मिल गया तो वहाँ वो लेवल हो गया। तो थोड़ा तैयारी का पेपर का नॉलेज रखा करो कि पेपर किस टाइप का आता है और किस तरीके से अपने को करना है। और एन्युटी कंपलसरी है, वो सबको तैयार करनी है, चाहे 1 महीना लगा देना तैयार करने में, वो कोई दिक्कत नहीं है। टाइम लगेगा लग जाएगा, एन्युटी तैयार करो और अच्छे तरीके से तैयार करो। एग्जाम्पल्स ज़्यादा मैटर नहीं है उसके अंदर, टॉपिक को समझो। क्वेश्चन ज़्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन उसी टाइप के होते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी उसके सोल्व करते हो तो क्वेश्चन का पैटर्न वही रहता है उस टॉपिक के अंदर भी। ठीक है, बट जो एग्जाम्पल्स आपके दे रखे हैं बुक के अंदर, जो क्वेश्चन आपके दे रखे हैं और जो एडिशनल क्वेश्चन दे रखे हैं, वो हर क्वेश्चन अलग अलग टाइप का दे रखा है, सेम क्वेश्चन नहीं है, अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन है उसमें। और उन क्वेश्चंस का अगर आप लोग पैटर्न समझ लोगे तो आप लोगों के बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन तैयार होते हैं। तो थोड़ी सी उसके ऊपर मेहनत ज्यादा करना एन्युटी के ऊपर। ठीक है, पेपर डिस्कशन और अपन लास्ट में और देख लेंगे, है मेरे पास पेपर, करेंगे बाद में डिस्कशन। एक बार टॉपिक चलते हैं फिर वापस टॉपिक पे चलो वापस। ये होगी प्रॉपर्टी तैयार। उसके बाद देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 5। देखो मेन प्रॉपर्टी तो अपने पास ये वाली हो गई। ठीक है, प्लस में है तो इनटू में आ जाएगा, माइनस में तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में। डोमेन की पावर होती है इनटू में आती है, और बेस के टर्म पावर में दे रखी है डिवाइड के अंदर आती है। उसके बाद देखो अगर लॉग वाले फंक्शन का बेस और डोमेन अगर सेम हो जाए, जैसे लॉग ई बेस ई, लॉग ए बेस ए, या log x बेस x, मतलब बेस इक्वल किसके हो, डोमेन के, तो ऑलवेज log की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ऑलवेज वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। बेस और डोमेन सेम हो जाएगा तो ऑलवेज वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। उसके बाद देखो वैल्यूज की बात आ गई तो कुछ वैल्यूज आप लोग डायरेक्ट लर्न रखना। मैं आप लोगों को पॉइंट बना के लिखवा रहा हूँ वैल्यूज को। जैसे log 1, log 1 की वैल्यू ऑलवेज 0, log 1 की वैल्यू ऑलवेज 0। ठीक है, log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। बस एक बात का ध्यान रखना, यहां बेस और कुछ भी हो जाए बट बेस कितना नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। क्योंकि बेस वाली कंडीशन में आप लोगों को बता चुका हूं, ग्रेटर देन 0 होगा बट नॉट इक्वल टू 1 होगा। तो log 1 की वैल्यू ऑलवेज 0 होती है, बस यहां पे बेस कितना नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। उसके बाद log 10 की वैल्यू होती है 1। ऐसे log 100 है, इसकी वैल्यू होती है 2। ऐसे चलता रहेगा, जैसे मान लो log 1000 दे रखा है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है। इनका बेस कितना है, 10 है। बताऊंगा बेस थोड़ा आगे चल के। हाँ 1 नहीं होना चाहिए। हाँ बेस की तो मोस्ट कंडीशन बताई थी ना मैंने स्टार्टिंग में,
ग्रेटर देन 0 बट नॉट इक्वल टू 1। बेस कभी भी इक्वल टू 1 नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसका जवाब दे रहा हूं अभी 2 मिनट में। टॉपिक है, एक बार थोड़ा देखो आप लोग, इसको बाद में समझ में आएगा मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था। स्टार्टिंग में इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वरना फिर वो कोई चीज समझ में नहीं आती है। अब प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वाली। ये तो कुछ वैल्यूज बीच में आ गई थी, मैंने लिखवा दिया आप लोगों को। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेस चेंजेस प्रॉपर्टी। इस पे थोड़ा ध्यान देना, और ये आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर करेगा। जैसे log a बेस m दे रखा है, ठीक है। अब थोड़ा समझना इस चीज को ध्यान से। शुरू में उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे कि बेस 1 क्यों नहीं होता है, अब एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो उस टाइम पे समझ में भी नहीं आता, फिर वो मिक्स हो जाता है, बोर हो जाते हैं। तो टॉपिक को एक बार थोड़ा आराम से देखो इसको। आज मैं इसके कंटेंट ही आप लोगों को करवा रहा हूँ, क्वेश्चन की कोई दिक्कत नहीं है, अपने क्वेश्चन चाहे कल से स्टार्ट कर लेंगे, बट कंटेंट आज ही क्लियर करेंगे इसके। मैंने लिखा है log a बेस m। अब कई बार क्या होता है कि जब आप लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हो ना, तो प्रॉपर्टी तो तभी वर्क करेंगी जब log का बेस कैसा होगा, सेम होगा। देखो बात समझना, log वाली प्रॉपर्टी तभी वर्क करेंगी जब log का बेस क्या चलेगा, सेम चलेगा। कई बार क्या होता है कि बेस सेम नहीं होता, अदर बेस आ जाता है। जैसे log a बेस b इंटू log b बेस c इंटू log c बेस a। इसको जैसे अपने को सोल्व करना है, तो यहां आप देखो बेस क्या दे रखा है a, यहां क्या दे रखा है b, और यहां क्या दे रखा है c। जब तक बेस सेम नहीं होगा हम लोग इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और ऐसा अपने पास मोस्टली क्वेश्चन के अंदर जैसे अपन अलग अलग बेस का क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तो लगभग में अपने यही प्रॉब्लम आती है। मतलब प्रॉपर्टी तभी वर्क करती है जब log का बेस क्या होता है, सेम होता है। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन अगर अपने सामने आता है तो हम लोग log का बेस सेम बनाते हैं। सॉल्यूशन करने के लिए log का बेस क्या बनाना पड़ जाता है, सेम। और log का बेस सेम बनाने के लिए हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, जिसको बोलते हैं बेस चेंजेस प्रॉपर्टी। मतलब प्रॉपर्टी का नेम है बेस चेंज प्रॉपर्टी, ठीक है। अब प्रॉपर्टी क्या होती है वो देखो, जैसे मैंने लिखा log a बेस m। बेस चेंजेस प्रॉपर्टी ये कहती है, इसको आप लोग लिखो log अपॉन log। देखो एक समझो पहले, log अपॉन log लिख दिया। जो डोमेन दे रखा है वो तो यहां लिख देंगे, जो बेस दे रखा है उसको यहां लिख देंगे, ठीक है। मतलब क्वेश्चन क्या दे रखा था, log a बेस m दे रखा था, log a बेस m दे रखा था। क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए अपने को बेस को चेंज करने की जरूरत पड़ गई। तो चेंज करने के लिए मैंने क्या किया, इसमें बेस चेंज प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। मैंने लिखा log अपॉन log, ऊपर वाले के साथ तो क्या लिख दिया, डोमेन, और इस नीचे वाले log के साथ क्या लिख दिया, बेस लिख दिया। अब बात आती है बेस की कि सर इसका बेस क्या हुआ। भाई पहले तो क्वेश्चन जब दे रखा था तो बेस कितना था, ए था, बट जब बेस चेंजेस प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी तब इसका बेस क्या बन गया, ठीक है। तो इस चीज को मैं इससे क्लियर कर रहा हूं। यहां पे जो बेस होता है वो आपकी चॉइस होती है, इस लॉग का बेस कितना है वो आपकी चॉइस है। जब आप लोग किसी टर्म के अंदर बेस चेंजेस प्रॉपर्टी अप्लाई करते हो, तो आपने प्रॉपर्टी अप्लाई किया बेस को चेंज करने के लिए, और चेंज करोगे आप लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और जब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो क्वेश्चन में तो बेस कुछ भी दे सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां आप बेस कुछ भी ले सकते हो। देखो पॉइंट नोट करना, मेन पॉइंट यही है। जब आप लोग बेस चेंजेस प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हो, इसका मतलब यह है कि आप इस लॉग का बेस कुछ भी ले सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन में अगर बेस 7 चल रहा है तो आप यहां कितना लिख लोगे, 7। अगर क्वेश्चन में बेस 10 चल रहा है तो आप यहां कितना लिख दोगे, 10। अगर क्वेश्चन में बेस 2 चल रहा है तो आप यहां कितना लिख दोगे, 2। अब इस चीज का ध्यान रखना, अगर आपने यहाँ 2 लिखा है तो यहाँ भी कितना आएगा, 2 ही आएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ 2 लिख दिया और यहाँ कितना कर दिया, 3 कर दिया। मतलब जब आप लोग बेस चेंजेस प्रॉपर्टी अप्लाई करते हो तो लॉग का बेस चेंज हो जाता है। बेस आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ले सकते हो, 2, 3, 5, 7, 9, कुछ भी आप लोग ले सकते हो, जैसा क्वेश्चन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग। अगर क्वेश्चन में बाकी टर्म का बेस अगर मान लो 3 चल रहा है तो आप कितना कर दोगे, 3 कर दोगे। बाकी और अदर टर्म का अगर बेस मान लो 10 चल रहा है तो आप यहां कितना कर लोगे, 10 कर लोगे। मोस्टली आप लोगों को 10 करना पड़ेगा, 2, 3 की नौबत बहुत कम आती है, ठीक है।
बट मैंने तो जो प्रॉपर्टी समझाई ना उसकी जो आपकी रियलिटी है ना वो बताई है। मैं बताने को ये भी बोल सकता था कि 10 कर लेना, क्योंकि आपके सिलेबस में 10 ही है, बट मेन प्रॉपर्टी यही होती है। आप बेस कुछ भी ले सकते हो अपनी मर्जी से, वो आप लोगों को बताएगा कौन, क्वेश्चन बताएगा, क्वेश्चन में क्या बेस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अपने जो क्वेश्चन हैं उसमें मोस्टली बेस कितना रहेगा, 10 रहेगा फॉर एग्जाम्पल। और इसको आप लोग इन्वर्सली भी लिख सकते हो, इधर भी और इधर भी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे log 2 बेस 3 दे रखा है, मैं चाहता हूं मैं इसका बेस चेंज कर लूं, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, log 3/log 2 लिख दूंगा। अब बेस क्या चाहिए वो देखा जाएगा, जैसा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए प्रॉपर्टी। अब मैं थोड़ा सा बेस के बारे में बात करूंगा, जो मैं आपको शुरू में बोल रहा था। देखो बेस 1 क्यों नहीं होता है, इसके पीछे क्या रीजन है, और इसके साथ में हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कंपटीशन एग्जाम के अंदर कई बार पूछा जा चुका है, हालांकि सीए फाउंडेशन में नहीं आया, बट अदर में बहुत बार पूछ लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, अभी अपन थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि सर log का बेस, मैंने बेस की कंडीशन आपको ये बताई थी कि बेस जो होता है ना वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है, बट नॉट इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अगर मैं मान लो बेस को 1 कर दूं, log 1/2 लिख दूं, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन करने के लिए इसमें बेस चेंजेस प्रॉपर्टी लगेगी, क्योंकि ये दोनों तो सेम बन ही नहीं सकते। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, log 2/log 1, और log 1 की वैल्यू हमेशा क्या होती है, तो log 2 की वैल्यू तो कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी वो भी बताऊंगा बाद में, बट log 1 तो कितना आएगा, और डिवाइड में 0 आने का मतलब क्या हो गया, अनडिफाइन हो गया। तो बेस 1 क्या करता है, उसको अनडिफाइन बनाता है, इसलिए log का बेस कितना नहीं होता, 1 नहीं होता। बात समझ गए, बेस 1 क्या करता है, उस टर्म को अनडिफाइन बनाता है, log वाली टर्म को, इसलिए बेस कितना नहीं होता, 1 नहीं होता। अब दूसरी बात यह है, अगर कल को आपसे ये पूछ ले log 1/1 ये पूछ लिया आपसे, इसकी वैल्यू बताओ, तो मैंने तो आपको ये बता दिया ना कि बेस और डोमेन सेम होते ही वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 कैसे होती है, 1 हो जाती है। अभी लिखवाया मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले, मैंने तो आपको ये बता दिया ना कि जब बेस और डोमेन सेम हो तो वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। तो यहां देखो आप लोग, बेस और डोमेन सेम आ रहा तो 1 कर दूं, नहीं करेंगे, यही है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों नहीं करेंगे, अरे जब मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बात बोल दी कि बेस कितना नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब ये हो गया log 1/log 1, प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। log 1 कितना होता है, 0, ये कितना होता है, 0, क्या लिखोगे इसको, 0/0 क्या वैल्यू होती है बताएगा कोई, ये अनडिफाइंड टर्म होती है। ठीक है ना, ये कैसी टर्म होती है, अनडिफाइन होती है। तो कल को अगर ये क्वेश्चन पूछ ले द वैल्यू ऑफ log 1/1, और ऑप्शन के अंदर क्या लिखा हुआ हो, अनडिफाइन लगा हुआ हो, और बी ऑप्शन क्या दे रखा हो, 1 दे रखा हो, सी ऑप्शन क्या दे रखा हो, 0 दे रखा हो, और डी ऑप्शन दे रखा हो नन ऑफ दीज, क्या करके आओगे, अनडिफाइन करके आओगे। क्लियर है, बताओ क्लियर है क्या। अब आ गई ना मेरे पास समझ में, 1 क्यों नहीं लिया। अब देखो एक लास्ट कंटेन हो रहा है इसका, उसके बाद जो करेक्टरिस्टिक्स और मांटिस आएगा वो तो अपन कैलकुलेटर से डायरेक्ट ही कर देंगे, उसकी तो दिक्कत ही नहीं आएगी। अब जो आप लोगों को बता रहा हूँ ना, तो जो वैल्यू फाइंड करना कैलकुलेटर से, एक बार इस चीज को और ध्यान से सीखो, ठीक है, क्योंकि आगे के दोनों अपने पास है, इस चैप्टर को जब अपन आगे लेके चलेंगे ना तो 2 टॉपिक आएंगे, जैसे करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है, मांटिसा फाइंड करना है। तो वो दोनों चीजें मैं आप लोगों को वैसे नहीं बताऊंगा कि इस तरीके से आप लोग सॉल्व करो, उसका काम होगा कैलकुलेटर से। अब कैसे होगा वो अब बात की बात है, पहले वैल्यू निकालना सीखना। जैसे बेस जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, बेस वो 2 टाइप के हैं, एक तो होता है कॉमन, एक होता है नेचुरल। ठीक है, एक तो होता है कॉमन बेस और एक होता है नेचुरल बेस। नेचुरल बेस का मतलब है जैसे log e/2 लिख दिया मैंने,
log क्या लिख दिया, e बेस 2 लिख दिया। log का बेस कितना ले लिया, e ले लिया। इसको तो, इस बेस को तो क्या बोलते हैं, अगर log का बेस e होता है तो इसको तो क्या बोलते हैं, नेचुरल। ठीक है। और एक मैंने लिख दिया log 10 बेस 2, ये होता है कॉमन। ठीक है। टू टाइप के मैंने बेस बताए आप लोगों को, कॉमन बेस, दूसरा क्या बताया, नेचुरल बेस। नेचुरल बेस का मतलब अगर जैसे log का बेस e लिखा हुआ है, जानते हो ई बेस को तो आप लोग, जिसके मैथ रही है डिफेंस सेशन के अंदर ई बेस ही चलता है। ठीक है। एक तो लिखा हुआ है log e बेस 2 और एक लिख दिया मैंने log 10 बेस 2। ये कैसा बेस है, ई बेस लिखा हुआ है, कैसा बेस है, नेचुरल है। ये कैसा है, कॉमन है। इसको तो अपने को पढ़ना नहीं है, क्योंकि log e बेस 2 की वैल्यू अलग होती है, इसको तो अपने को पढ़ना नहीं है। और log 10 बेस 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.3010। ठीक है। अब मैं इसको हटा देता हूं, एक मिनट पहले नोट करो बात को, 5 मिनट लग जाएंगे, कोई बात नहीं है, तो कंटेंट में कंप्लीट करूंगा इसके। इसको मैं यहां से हटा देता हूं और मैंने डायरेक्ट ये लिख दिया log 2। log 2 की वैल्यू बताओ, तो log 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.3010। यहां कोई भी बेस नहीं लिखा ना, तो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ये समझ जाना कि यहाँ बेस कितना है, 10 है। अगर मैंने कोई बेस नहीं लिखा है तो बेस कितना चल रहा है, 10 चल रहा है, क्योंकि ई बेस तो आपके है नहीं, तो ई बेस तो हम लोग पढ़ेंगे नहीं। और अपने अगर सिलेबस में यहाँ पर अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब log का बेस कितना है, 10 है। अब log 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.3010। ऐसे log 3 की वैल्यू क्या होती है, 0.4771। अब ये दो वैल्यू तो मेरे हमेशा याद रहती है। अब ऐसे तो log 5 की वैल्यू भी पता ही है, 0.6989 ऐसा कुछ आएगा। ठीक है। बट इनको हम लोग कैलकुलेटर से कैसे करेंगे, कितने की वैल्यू याद रखेंगे, कल को ये पूछ ले कि बताओ log 7 की वैल्यू क्या होती है। ठीक है। तो जब log का बेस कितना दे रखा हो, 10 दे रखा हो, और अपने को किसी भी लॉगरिथम की वैल्यू फाइंड करनी हो, उस काम को हम लोग कैलकुलेटर से कर सकते हैं। कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बट कैलकुलेटर सीख चलाना बाद में सीखना। पहले ये चीज समझो, कब काम करेगा, कब अपन वैल्यू फाइंड करेंगे, जब log का बेस कितना दे रखा हो, 10 दे रखा हो। एक तो इस बात का ध्यान रखोगे, log का बेस कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। ये सारी वैल्यू फाइंड करना हम लोग सीखेंगे। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया, log 10 बेस 2.5 की वैल्यू क्या होगी, तो सॉल्यूशन करेंगे टाइम लगेगा, कैलकुलेटर से करेंगे तुरंत हो जाएगा। ठीक है। अब कैलकुलेटर के लिए आप लोगों को इसकी ट्रिक याद रखनी है। पहले मैं एक बार लिख रहा हूं पूरे स्टेप्स को। देखो, जैसे मान लो log 10 बेस x की वैल्यू चाहिए। x का मतलब x की जगह 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1.5, ऐसा कुछ भी हो सकता है। आपको क्या करना है, स्टेप फर्स्ट, फर्स्ट वाली स्टेप क्या है, जो भी जिसकी भी आपको वैल्यू चाहिए, उस वैल्यू को आपको कैलकुलेटर में फीड करना है। वैल्यू लिखो, पहले वैल्यू लिखो, राइट द वैल्यू। ठीक है। राइट द वैल्यू इन कैलकुलेटर, जो भी दे रखा है वो वैल्यू लिखो। उसके बाद सेकेंड टर्म स्टेप क्या है, आपको 15 टाइम्स प्रेस करना है रूट वाला बटन। हाँ, रूट लिख लेना ट्रिक को, है ना, और समझ के लिखना, कैलकुलेटर पे काम बाद में कर लेना। क्या बताया मैंने, जिसकी भी वैल्यू फाइंड करनी है वो वैल्यू लिखेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या करेंगे, 15 टाइम्स क्या करना है, प्रेस करना है, क्या करना है, रूट वाला बटन। थर्ड स्टेप क्या करोगे, -1, माइनस कर दोगे किसको, 1 को। फोर्थ स्टेप डिवाइड करोगे 0.4070, ये कॉमन नंबर रहेगा सभी के लिए, नंबर याद रखना है ना। डिवाइड करना है पॉइंट, पॉइंट है भाई, हाँ, 0.4070, नंबर याद रखना है। रिपीट कर रहा हूँ, वैल्यू, हाँ,
पॉइंट के बाद 40 लगाओ, 70,271। भाई वैल्यू 15 टाइम रूट वाला बटन प्रेस किया, -1 किया, डिवाइड कर दिया किसका, 0.40, 70,271। जो ये काम कर सकता है वो तो कर लेना, और जो नहीं कर सकता है ना, उसको मैं एक अल्टरनेट वे बताता हूँ बढ़िया सा। बुक के अंदर पीछे की साइड एक बड़ी सारी टेबल दे रखी है, उस टेबल को रीड करना सीख लेना अगर आपके याद रहे तो। ये ठीक है, ठीक है। अब देखो अप्लाई करते हैं इसको, ये नोट कर लेना स्टेप्स आप लोग, है ना। अरे घबराओ मत, कुछ नहीं है। अभी मैंने अभी मैंने जस्ट आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बोला कि log 10⁻² की वैल्यू कितनी होती है, 0.3010 होती है। मेरे याद थी, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब आप ये काम कैलकुलेटर से करो, कितनी किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 2 की। तो पहले तो ये देखना कि बेस 10 है कि नहीं है। 10 है तो 2 दबाओ, 15 टाइम्स रूट वाला बटन प्रेस करो काउंट करते हुए, 2 दबा दिया, 15 टाइम रूट वाला बटन प्रेस करना है, ठीक है। फिर डायरेक्ट -1 डिवाइड 0.40, 70,271। बाकी और कुछ मत प्रेस करना, जो बता रहा हूँ वही काम करना, वरना वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्या वैल्यू आई, 0.3010 आ रही है वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। log 3 की वैल्यू मैंने क्या लिखी थी, 4771, चेक करो। 2 आ गई, 3 की वैल्यू चेक करो, हो गया। कोई दिक्कत नहीं है ना। कल को एक क्वेश्चन आ गया, जैसे log 10 बेस यहाँ लिखा हुआ है 3.5, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी के भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट कैलकुलेटर से सोल्व करके आओगे, न तो डेसिमल हटाओगे, कुछ नहीं करना। 10 बेस दे रखा है, 3.5 पर सेम वही प्रोसेस। क्लियर है, 0.5406, बस क्लियर है, ठीक है। तो ये ट्रिक आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस में हेल्प कर देगी, ठीक है ना। कोई इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो उसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से ही कर लेना, ठीक है। तो एक बार तो आप लोग ये कंटेन और ये प्रॉपर्टीज और ट्रिक वगैरह तैयार करके आओ, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कल की क्लास से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये मैटर तैयार करके आना एक बार।